अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म में। उसामा के बर्ड्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं काऊ फार्मिंग के हवाले से, गोट फार्मिंग के हवाले से और हैंड्स फार्मिंग के हवाले से। इन तीनों का मैं आपके साथ कंपैरिजन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तीनों में से कौन सा बिज़नेस में क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। ये मेरा जो हैंड्स फार्मिंग गोल्डन मिस्री देसी मुर्गियाँ, इसकी मैंने कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन, इनको पालने का तरीका, सेल कैसे करने हैं, ख़रीदने कैसे हैं, एक एक चीज़, बीमारियां, वैक्सीनेशन, सब कुछ कवर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत प्यार दिया, मेरी वीडियोस को बहुत पसंद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अब मैंने गोट फार्मिंग और काऊ फार्मिंग को कवर करना शुरू किया है। इसके लिए मैंने एक स्वॉट एनालिसिस होता है बिज़नेस की टर्म में, जिसको SWOT कहते हैं, स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, यानी कि किसी भी बिज़नेस का ये 4 चीज़ें चेक की जाती हैं ताकि बिज़नेस की कामयाबी का पता चल सके कि बिज़नेस के में कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, उस चीज़ में कौन सी चीज़ें जो हैं नुकसानदेह हैं। तो ये स्वॉट एनालिसिस लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ आज, जिसमें मैंने तमाम तीनों फार्मिंग की जो है, अगर आप कोई भी फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसकी ईच एंड एवरीथिंग सीखें, उसको लर्न करें चीज़ों को, ना कि आप एक ही दफ़ा 10-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके रख दें और बाद में आपको जो है नुकसान का सामना करना पड़े। कभी भी 1 या 2 वीडियोस देखकर इम्प्रेस होकर काम ना करें, क्योंकि जब आप काम शुरू कर देते हैं तब रियलिटी जो होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फंस जाते हैं फिर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्वॉट एनालिसिस, और उससे पहले मैं आपको इन तीनों के अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, थ्रेट्स जो हैं, वीकनेस जो हैं और क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या खामियाँ तीनों फार्मिंग की आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोट फार्मिंग को। इसकी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, गोट फार्मिंग अगर आप करते हैं ना, बकरों का काम, बकरियों का काम, खासकर बकरों का, मैंने गोट फार्मिंग पर एक वीडियो बनाई थी इससे पहले 5 बकरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हवाले से, कि 5 बकरे पालते हैं तो आपके डेली का खर्च कितना आएगा, कब लेने हैं, कब सेल करने हैं, कितना वज़न कर लेंगे। 6 माह का प्लान आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो वो वॉच कर लें। 5 बकरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के नाम से मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मौजूद है। सबसे पहले गोट फार्मिंग की जो स्ट्रेंथ है, ये इसका सबसे जो फ़ायदा है वो बताते हैं पहले आपको। स्ट्रेंथ जो है इसकी वो ये है दोस्तों कि कम जगह में स्टार्ट हो जाता है। शुरुआती इन्वेस्टमेंट जो है काऊ की निस्बत, इसमें गाय की निस्बत जो है वो काफ़ी कम है। ईद उल अज़हा पर हाई डिमांड होती है। मैंने जो अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने आपको यही कहा था कि आप जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भी आप ईद से 6 माह पहले बकरे लें, कम से कम 16-17 किलो वज़न वाले, ताकि वो एक तो कंफर्म धोंदा हो जाए ईद पर, और दूसरा ईद पर आपको पता है बकरों की प्राइसेस कितनी ज़्यादा हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है बकरे की। और जो लोग गोश्त के शौकीन हैं, बकरे का टेस्ट आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, वो बकरा ही ख़रीदना पसंद करते हैं। जिनके पास इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं होता, खासकर वो लोग, तो ईद पर बहुत अच्छा इसका पोटेंशियल होता है। हाई रेट पर बिकते हैं, खूबसूरती के लिहाज से, वज़न के लिहाज से, दोनों चीज़ों के लिहाज से। और दूसरा इसका चौथा जो फ़ायदा है, तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं। 1 साल में 2 दफ़ा बच्चे पॉसिबल हैं। अगर आपने बकरियां रखी हों तो 1 साल में 2 दफ़ा ब्रीडिंग कर लेती हैं बकरियां, और 2 दफ़ा सूँ जाती हैं, यानी कि सूने का जो दौरानी है 1 साल में 2 दफ़ा है। अगर अच्छी नस्ल की बकरियां हों तो उसकी प्रॉपर केयर की जाए, उसको किसी चीज़ की विटामिन वगैरह की कमी ना हो तो। और इसका जो गोश्त है दोस्तों वो हमेशा डिमांड में रहता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ ईद पर। ईद पर तो यानी कि विन विन सिचुएशन होती है, ईद से पहले भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ईद पर तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है आपको। अब इसकी कमज़ोरियों की बात करते हैं गोट फार्मिंग की हम, तो डिज़ीज़ का रिस्क इसमें PPR, नमूनिया, वेट गेन स्लो हो सकता है अगर फीडिंग अच्छी ना हो। मार्केट प्राइस सीज़न पर डिपेंड करती है। सर्दियों में इसकी रीसेल वैल्यू जो हो जाती है वो कम हो जाती है, गर्मियों में दरमियाने मौसम में ठीक होती है, ईद पर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बड़ी ईद पर। और ये वीकनेस में इसके सीजनल है ये जो काम है, इसीलिए मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 6 माह पहले लें। प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो कंफर्म लॉस हो जाता है। अगर आपको पालने का तरीका नहीं आता, इनको काढ़े नहीं देने आते, मसाला नहीं देना आता, बैलेंस डाइट नहीं पता, सिर्फ पट्ठे डालते जा रहे हैं बस सुबह शाम, और वो भी या कम डाल रहे हैं या ज़्यादा ज़रूरत से डाल रहे हैं, तो आपको इसमें लॉस है। अपॉर्चुनिटी इसमें कुर्बानी का सीज़न, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि कुर्बानी का सीज़न इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ऑर्गेनिक गोट मीट का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनिक तरीके से, देसी तरीके से जो गोश्त बनता है उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। उसके बाद
ब्रीडिंग गोट्स की जो होती है वो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अगर नस्ली बकरी मिल जाए आपको जिसके 2-2 3-3 बच्चे होते हैं और एक साल में 2 दफ़ा सूती है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा। आप कोई अच्छी सी बकरी मंडी में तलाश करें, उसकी ब्रीड लें और उसकी नस्ल जो आगे नस्ल होगी वो भी उतने ही बच्चे देगी। ये ब्रीडिंग जेनेटिक्स में आ जाती हैं चीज़ें, तो इसमें आपके जो प्रॉफिट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप इनको अवेल करते हैं, मौके हैं यानी कि आपके पास पैसा कमाने के गोट फार्मिंग के अंदर। अब थ्रेट्स की बात करते हैं, ख़तरात क्या हैं गोट फार्मिंग में। लॉस कोई नहीं बताता आपको, हर कोई सब्ज़ बाग दिखाता है, लेकिन वो एक तरह का गलत काम है। लॉस जो है लाजमी बताना चाहिए। तो उसमें फीड महंगा हो जाता है, बाज़ का पट्ठों का सीज़न होता है या फिर आपको ये खल वगैरह डालते हैं, उनकी प्राइसेस अप डाउन हो सकती हैं। मार्केट क्रैश हो जाना ईद के बाद जो है, अगर ईद पर आपने नखरे किए, रेट आपको मर्ज़ी का नहीं मिला, आपने सेल नहीं किया, तो ईद के बाद पूरा साल संभालना पड़ेगा या फिर उतना रेट भी नहीं मिलेगा जो आपको ईद पर मिल रहा था। डिज़ीज़ जो है इसमें आती है और काफ़ी तंग कर सकती है आपको। डिज़ीज़ तो तीनों फार्मिंग में आती है, लेकिन इसमें भी डिज़ीज़ का जो है आती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें इसकी गोट फार्मिंग में तो मीडियम टू हाई है, अगर सही ब्रीडिंग और टाइमिंग हो तो। अब चलते हैं, ये सारा मैंने आपको पूरा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स गोट फार्मिंग के हवाले से आपको मैंने बताया, सारा कुछ आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में। अब बात करते हैं दोस्तों काऊ फार्मिंग की। अगर आपके पास काऊ फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो आपके पास कौन से मौके हैं, कौन से ख़तरात हैं, कौन सी प्लस पॉइंट कौन से हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ पर चलते हैं। प्लस पॉइंट क्या है अगर आप काऊ फार्मिंग को सिलेक्ट करते हैं? रोज़ाना अगर आप गाय ले लेते हैं जिसका 10 से 15 लीटर दूध है सुबह शाम का मिला के, तो रोज़ाना मिल्क और वो रोज़ाना आपकी इनकम, उस टाइम उस स्टेज पर जाकर गाय का खर्चा इतना नहीं होता जितने वो आपको पैसे दे रही है। अगर आप दूध देती गाय ले आते हैं तो वो पहले दिन से ही आपको वापस करना शुरू कर देगी पैसे। रोज़ाना कैश फ्लो स्टेबल रहेगा आपका। दूध की परमानेंट डिमांड है। दूध की डिमांड शहरों में खासकर दूध की डिमांड पूरी नहीं होती, केमिकल वाला दूध बिकता है, लेकिन अगर आप खालिस दूध दें, बेशक आप उसको 10-20 रुपये ज़्यादा मार्जिन पर भी बेचें तो आपका ईजीली सेल होता है। बछड़ा जो होता है अगर उस ब्रीडिंग करती है तो वो अलग से सेल हो जाता है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद गोबर वगैरह अगर ज़्यादा मिकदार में आपके पास गाय हैं तो वो भी सेल हो जाता है, वो बायोगैस के लिए इस्तेमाल होता है, पूरी पूरी ट्रालियाँ उसकी सेल हो जाती हैं। वीकनेस की बात करें इस बिज़नेस के अंदर, आपकी जो काऊ फार्मिंग है उसमें कमी की बात करें तो वो क्या क्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें, आप इसको 50-60 हज़ार या लाख, 2 लाख, 4 लाख से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कम से कम आपके पास जो है 25-30 लाख होना चाहिए। कम से कम 4 से 5 गाय लें आप, 5-5, 7-7 लाख वाली, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये कम वीकनेस है, इस एंट्री बैरियर है यानी कि इस बिज़नेस में एंटर होने का। डिजीज़ ट्रीटमेंट भी इसका काफ़ी महंगा है। कोई बीमारी आती है तो 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार के टीके भी लगवाने पड़ जाते हैं और डॉक्टर भी ज़्यादा डिमांड करते हैं। सर्जरी या ऑपरेट हो तो इसका वो भी काफ़ी महंगा पड़ता है। क्योंकि जानवर काफ़ी कीमती है तो इंसान फिर लगाने लगा, सोचता भी नहीं है कि वाकई अगर मेरा 10 हज़ार 20 हज़ार लग के पूरा 5 लाख का जानवर बच रहा है तो मैं बचाऊँ, तो वो भी बचाता है फिर। इसके बाद इसकी लैक्टेशन पीरियड जो है, दूध का पीरियड है वो लिमिटेड है। कभी दूध मिल रहा है, ज़रूरी नहीं वो दूध देती रहे। जब वो बेबी क्रॉस हो जाती है और उसके बाद ब्रीडिंग पर आ जाती है तो फिर वो दूध कम कर जाती है या बंद भी कर जाती है। कुछ नस्लें बंद कर देती हैं, कुछ कम कर देती हैं, तो वो आपका टाइम पीरियड तब आपके सिर्फ एक्सपेंस ही एक्सपेंस होते हैं और जो नया बंदा होता है वो घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। अपॉर्चुनिटीज़ इसमें जो है वो मौके क्या क्या हैं आपके पास ग्रो करने के लिए, वो है जी डायरेक्ट दूध सप्लाई, होटल को करें, शॉप को करें, कहीं भी सेल करें जहाँ से आपको अच्छा रेट मिलता है। 15 किलो है, 15 किलो करें। अगर ज़्यादा गायें हैं आपके पास तो आपका डेली का 100 लीटर तक बन रहा है तो आप बेशक गाड़ी जो होती है कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट करके गाड़ी डेली आपका दूध आके ले जाएगी। अगर आपके पास दूध की मिकदार ज़्यादा है और उसमें फ़ैट का होता है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो किस तरह जो है रेट लगाते हैं दूध का। उसके बाद प्रेग्नेंट अगर आपके पास कोई गाय है जो कि क्रॉस हो चुकी है मेल से फीमेल काऊ जो है, तो जब तैयार हो जाती है 7-8-9 माह पे चली जाती है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको सेल करें, क्योंकि उस टाइम उसकी मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा प्राइस होती है उस स्टेज पर। थ्रेट्स की बात करें अगर हम काऊ फार्मिंग के अंदर, तो वो दोस्तों दूध रेट अक्सर कम होने का चांस होता है अगर दूध लोगों को पसंद ना है। दूध पतला है, कुदरती पतला भी हो सकता है और वैसे जो हम खुद गड़बड़ कर लेते हैं उस वजह से भी अगर आपका एक दफ़ा मार्केट में नाम ख़राब हो गया तो दोबारा आपको सेल में मसला रहेगा।
फीड प्राइसेस, इसके भंडा के जो कॉस्ट है, दूध लेने के लिए आप सिर्फ पट्ठों पर गुजारा नहीं कर सकते, आपको गंदम, मकई, फीड, साइलेज, ये वाली चीज़ें जो है मैनेज करनी पड़ती हैं। इन चीज़ों को मैनेज करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये सब सीजनल है। गंदम का जब सीज़न होता है गंदम सस्ती होती है, जब सीज़न आउट हो जाता है तो गंदम काफ़ी महंगी हो जाती है, तो जो कि आपके लिए मसला बनता है। आप सीज़न पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो आपके पास कि आप जो भी मकई का सीज़न है तो मकई ले सकें, काफ़ी सारी स्टोर कर लें, गंदम का सीज़न है तो गंदम लें, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। आप दोस्तों आते हैं हैंड्स फार्मिंग की तरफ, मुर्गियों की तरफ। मुर्गियों में 2 तरह की फार्मिंग आ जाती है, जिसमें ब्रायलर लेयर आ जाती है और उसके बाद देसी गोल्डन मिस्री आ जाती है, जो मैं आपके साथ मुकम्मल गोल्डन मिस्री की वीडियो शेयर कर चुका हूँ। इनसे प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, कितने चूज़े पालने हैं, कि एक चूज़े का खर्चा, सारा मैं ऑलरेडी आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ में इनको पालने का तरीका, वैक्सीनेशन वगैरह शेयर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रायलर के हवाले से 40 दिन वाला। वो होता है छक्का या आउट, शाहिद अफरीदी वाली बैटिंग होती है दोस्तों, वो वाली। तो उसमें स्ट्रेंथ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसकी खूबी, सबसे फास्ट रिटर्न इसी में है, तीनों फार्मिंग में से सबसे ज़्यादा फास्ट रिटर्न है। जो बंदा हाई रिस्क टेकर है वो ये काम करे। 40 से 45 दिन ब्रॉयलर साइकिल, छोटी जगह में ज़्यादा क्वांटिटी में मैनेज हो सकते हैं। आपके सामने ये मिसाल, यहाँ पर इतनी सी जगह पर मैं 150 परिंदे भी पाले हैं, जिसमें से बाकी ये बचे हैं, बाकी मैंने सारे सेल कर दिए हैं। एग्स डेली इनकम अगर अंडों तक आप ले जाते हैं, मैं अभी तक पर्सनली नहीं लेके गया क्योंकि अखराजात काफ़ी होते हैं अंडों तक पहुँचते, तो मैंने अंडों वाला रिस्क ही नहीं लिया अभी तक। अगर अंडे तक आप जाते हैं, ऑलरेडी कोई बंदा है, बहुत सारे फार्मर हैं जो अंडों का काम करते हैं, देसी अंडे का भी करते हैं, ब्रायलर का भी करते हैं, और सॉरी लेयर का भी करते हैं, तो आपका जो है वो डेली का कैश फ्लो है इसमें भी। उसके बाद डिमांड अंडों की आपको पता है, हर रेसिपी में, हर होटल में, नाश्ते में, आप सोचें एक दफ़ा इमेजिन करें कि डेली के कितने अंडे कंज्यूम होते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद वीकनेस की बात करें, हैंड्स फार्मिंग के अंदर, पोल्ट्री के अंदर जो कमज़ोरियां हैं वो क्या क्या हैं। डिजीज़ आउटब्रेक से पूरा स्टॉक ख़त्म हो जाता है, एक दफ़ा ही सफाया हो जाता है सारा। अगर आपकी बीमारी आ गई है, एंडी है, एंटी क्लोन है, आईबी है, गम्बोरो है, तो इनमें से कोई भी बीमारी ने अगर आपको वैक्सीनेशन करने के बावजूद घेर लिया तो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। फिर इन पर ऐसी बीमारी अटैक करती है कि आप थैलों के थैले बाहर उठाते हैं। इसलिए मैंने बोला हाई रिस्क है, बहुत छोटे से टाइम पीरियड की गेम है, और हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, दोनों चीज़ें इसमें हाई है। अच्छा जी, मार्केट रेट इसमें एक जो है वीकनेस ये है कि चेंज होता रहता है ब्रायलर में, कभी अप जाता है, कभी लो जाता है। गवर्नमेंट इसको मुख्तस करती है। मिसाल के तौर पे आपका एक परिंदे पर खर्चा आ चुका है 250 रुपये, और गवर्नमेंट का रेट हो गया 230 रुपये ज़िंदा का, तो आपको ज़ाहिर बात है फिर वो मसले का सामना करना पड़ेगा। अगर 290 है, 300 है, तो वो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ में इसमें क्या है कि ये जब भी आप कर सकते हैं तो लार्ज स्केल पर इसको क्विक एक्सपेंड कर सकते हैं। आपने 200-400 से शुरू किया, आपको तरीका समझ लग गया, आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली कि 300 में से इतना बचा है, अगर थोड़ा ही बचेगा, ज़ाहिर है परिंदों की तादाद कम है, तो आप इसको फुली फ़ौरन तौर पर एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। कुछ आपका पहले ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो आप इसको कम पैसों में, दोनों की निस्बत कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। थ्रेट्स इसमें क्या है, बर्ड फ्लू, बीमारी जब अटैक करती है। फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी अप डाउन होती रहती है। मैंने जो फीड का थैला लिया था वो 6500 से 6100 से बल्कि शुरू किया था, तो 7600 तक चला गया था, तो फिर मैंने फीड बंद कर दिया। अब इस टाइम पता नहीं क्या रेट चल रहा होगा, ये आज से 2 माह पहले का मार्केट में फ़ीड जो है पोल्ट्री की, उसकी कॉस्ट मैंने आपके साथ आज शेयर की। इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, सर्दी बहुत ज़्यादा हो, तो मोर्टेलिटी अमवात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। एनवायरनमेंट टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक थ्रेट है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हाई रिस्क और हाई डिमांड, ठीक है जी, हाई रिस्क भी हाई है, हाई रिवार्ड भी हाई है, ठीक है। दोनों चीज़ें बहुत अप हैं। अगर आपके पास काफ़ी फालतू पैसे हैं तो आप ये पंगा ले सकते हैं। अब ये जो एक कंपैरिजन ओवरऑल मैंने बनाया है आपके साथ, वो शेयर करने लगा हूँ। रिस्क इसमें जो है गॉट फार्मिंग, जी का मतलब गॉट है, सी का मतलब काऊ है, एच का मतलब फार्मिंग है। रिस्क जो है गॉट फार्मिंग में मीडियम है, काऊ फार्मिंग में लार्ज है बहुत, ठीक है, और लो है, एल मतलब लो है। काऊ फार्मिंग में लो है और हैन फार्मिंग में हाई है। डेली कैश फ्लो की बात करें तो गॉट फार्मिंग में कोई कैश फ्लो नहीं है। दूध है वो भी इतना नहीं होता कि आप डेली उससे इनकम जनरेट कर सकें।
जबकि काऊ में और हैन फार्मिंग में दोनों में डेली कैश फ्लो, डेली आपको इनकम आएगी अगर मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं और या फिर आपकी गाय जो है वो दूध दे रही है। ग्रोथ की बात करें तो गॉट फार्मिंग में मीडियम है, काऊ फार्मिंग में स्लो है, स्टेबल है लेकिन स्लो है, और ग्रोथ हैन फार्मिंग में तो बहुत तेज़ है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो बहुत तेज़ी से आप 1 से 2, 2 से 4 शेड भी बना सकते हैं। डिजीज़ की बात करें तो इसमें गॉट फार्मिंग में मीडियम है, काऊ फार्मिंग में भी मीडियम है, और जबकि हैन फार्मिंग में बहुत ज़्यादा है। जैसे तेज़ी से बने हैं वो फार्म आपके शेड उसी तेज़ी से खाली भी हो सकते हैं। प्रॉफिट पोटेंशियल, डिजीज़ की बात होगी, ग्रोथ की बात होगी। डिजीज़ जो है मीडियम, मीडियम और वेरी हाई हैन फार्मिंग में। प्रॉफिट पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इसमें हाई पोटेंशियल है लेकिन सीजनल है। मिसाल के तौर पे ईद आ गई है तो बहुत ज़्यादा है, या कोई और इवेंट आया हुआ है तो बहुत ज़्यादा है, शादी के दिनों में बहुत ज़्यादा है, ईद पर ख़ासकर। सीजनल है, हाई है लेकिन सीजनल है। इसमें स्टेबल है प्रॉफिट पोटेंशियल, सेम चलता रहता है, फिक्स इसे हम नहीं कहते बाटा रेट, इसका वो वाला हिसाब है। उसके बाद जो हैन फार्मिंग है इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल भी इसमें भी हाई है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काऊ फार्मिंग, गॉट फार्मिंग और हैन फार्मिंग का कंपैरिजन वीडियो, जिसमें मैंने एक एक चीज़, प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज़, स्वॉट एनालिसिस पूरा आपके साथ शेयर किया। चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें ताकि हर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी होता है कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो पर्सनली आपको आएगा। अल्लाह हाफिज़।